Hello students, today we are starting with the first law of thermodynamics. Okay, so let us understand the basic concepts before starting the first law of thermodynamics. अब इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं अब भी बता रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग जितनी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि यही सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में पूछी जाएगी। इन्हीं चीज़ों का बेसिक उठा के न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस बनता है। अब तक हमने फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा वो पूरा बेसिक था, पूरा इंट्रोडक्शन था थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, मेन थर्मोडायनामिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सीखने से पहले कुछ साइन कन्वेंशंस है जो कि जानना ज़रूरी है, और कुछ नोटेशंस है, बेसिक नोटेशंस जो हम लोग इस पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ उसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख के उसको रब कर दूंगा। उसके बाद हम लोग फाइनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट्स देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना ज़रूरी है वो है सिस्टम। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बात किया था आपके सामने सिस्टम और सराउंडिंग की। सिस्टम हम किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, जिसको हमने स्टडी करने के लिए लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस बॉटल के अंदर कोई फॉर एग्जांपल वाटर भरा हुआ है और उसको हम स्टडी कर रहे हैं बॉटल के अंदर को, तो ये बॉटल और उसके अंदर का सिस्टम यानी वाटर, दैट इज कंप्लीटली अ सिस्टम। और उसके आसपास के जो रूम है या पूरा यूनिवर्स है वो उसका सराउंडिंग बन जाता है। हम थर्मोडायनामिक्स के केस में सिस्टम हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी फाइंडिंग दैट देयर इज अ सिलेंडर, और सिलेंडर मतलब एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगा लाइक दिस। ठीक है, और उस सिलेंडर के अंदर, जैसे कि मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था, एक पिस्टन होगा। पिस्टन क्या है? ये एक डिस्क टाइप का ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये भी सिलेंड्रिकली होता है, और यहाँ ऊपर एक बेसिक हैंडल टाइप का कुछ बना होगा। तो इसको हम लोग सिस्टम कंसिडर करेंगे। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। अंदर क्या है? ये हमारा गैस। तो इस पर्टिकुलर गैस को हम लोग मानेंगे सिस्टम, और आसपास का जो भी जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम लोग मानेंगे सराउंडिंग। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, तो इसको हम लोग सिस्टम मान के चलेंगे। और ये पूरे लेक्चर में, पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारी जगह मिलेगा। दूसरा ये कि हर जगह आपको इस तरह 3D डायग्राम नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको इस तरह से डायग्राम मिल सकता है कि सिलेंडर ऐसा बना होगा और सिलेंडर में ऐसा पिस्टन बना देंगे। बेसिकली अगर आप ये देखें तो ये आपका फ्रंट व्यू है। ओके, तो इस तरह से भी हम लोग सिस्टम को डिनोट कर सकते हैं। एक तो ये चीज याद रखना है। दूसरा ये हीट सप्लाइड। अब हीट सप्लाइड की जहां तक बात है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, अगर सिस्टम को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इफ वी आर सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, देन the heat transfer is taken as positive. Heat supplied to the system. अगर हीट सिस्टम को सप्लाई की जा रही है तो हीट सप्लाइड का जो साइन कन्वेंशन होगा दैट विल बी पॉजिटिव। और इसको कैसे दिखाएंगे? सिस्टम को कभी कभार ऐसे भी दिखाता है। इस तरह से हम लोग कोई बाउंड्री कंसिडर करेंगे और बाउंड्री के अंदर फील्ड होंगे गैस मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। ये हमारी गैस होगी, और बाहर से हम लोग एक एरो शो करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे Q। इसका मतलब ये है कि सिस्टम को हीट सप्लाई की जा रही है, एंड व्हेनेवर द हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अच्छा, हीट सप्लाइड टू सराउंडिंग। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिस्टम हीट को रिलीज करे और सराउंडिंग को हीट दे। अभी के केस में क्या हो रहा है? हीट सिस्टम के अंदर आ रही है। कहां से आ रही है? ऑफ कोर्स सिस्टम के आसपास जो है वहां से आ रही है। सिस्टम के आसपास जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। तो अभी बच्चों जो हीट आ रही है वो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हीट सिस्टम से बाहर जाए। बाहर कहां जाएगी? सराउंडिंग में जाएगी। So whenever the heat is supplied to the surrounding from the system, then heat is taken as negative. तो heat transfer को हम लोग उस टाइम पे कैसा कंसिडर करेंगे? नेगेटिव। So heat supplied to the surrounding from the system, क्या लिखेंगे? From the system
इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया? ये हीट सप्लाइड टू द सिस्टम या हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। तो जब भी सिस्टम को हीट देंगे तो पॉजिटिव, और जब सिस्टम हीट देगा बाहर तो उसको लेंगे नेगेटिव। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। समझ गए इतना? ओके। अब जरा एक बात ध्यान से देखिए, जब हम लोग सिस्टम में हीट सप्लाई करेंगे, सिस्टम के पास जब हीट जाएगी तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो लोग हीट को ले रहे हैं। जब वो हीट को लेंगे तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इस गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। बात समझ में आई? अरे अगर जब सिस्टम के पार्टिकल्स हीट को लेंगे तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऑफ कोर्स, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो दो इंटरनल एनर्जी जिसको हमने डेल्टा यू से डिनोट किया था, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो कॉमन सेंस की बात है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल से बात को समझो। अभी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, मान लेते हैं हम लोग 30 जूल। कितनी है? 30 जूल है। जब हम लोगों ने सिस्टम को हीट सप्लाई किया तो हीट सप्लाई करने के बाद सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ने हीट को लिया, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ओवरऑल इंटरनल एनर्जी उनकी बढ़ गई, और इंटरनल एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई? 50 जूल। तो चेंज कितना हुआ? चेंज होगा फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फाइनल 50 है, इनिशियल 30 है, 50 माइनस 30 कितना आंसर आएगा? +20 जूल। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा जब हीट सिस्टम को सप्लाई की जाएगी तो हीट पॉजिटिव होगी और साथ ही साथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव होगा। अब उसी का उल्टा, जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी तो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल उनकी हीट कम हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव इन दिस केस। एक तो बात ये क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें सीखना है वर्क डन। वर्क डन कभी ऐसा होगा कि सिस्टम सराउंडिंग में करेगा और कभी सराउंडिंग सिस्टम पे करेगा। ये कैसे होगा? इसको जरा देखिए आप, इसको आप लिख लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग लिख लिख के इसको रब करते जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू लर्न मेनी कॉन्सेप्ट्स एट अ टाइम। बात करते हैं वर्क डन की। अच्छा, वर्क डन में भी दो केसेस पॉसिबल है। कभी तो ऐसा होगा कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग में वर्क कर रहा है। कैसे? ध्यान से देखना। कंसिडर कर लो, ये पिस्टन है, यहां पर ये सिलेंडर है, सॉरी ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर हमारे पास ये क्या है? पिस्टन है, और यहां पे गैस है। बच्चों, जब ये गैस एक्सपांड होगी, जब ये गैस एक्सपांड होगी तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं? वॉल्यूम इंक्रीजेस। मान लेते हैं कि पिस्टन इनिशियली यहां पे था, गैस एक्सपांड हुई, एक्सपांड होने के बाद ये पिस्टन यहां पे आ गया, ये पिस्टन की हो गई फाइनल पोजीशन। तो जब भी गैस एक्सपांड होगी और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। क्योंकि अभी इस गैस ने क्या किया? इस गैस ने इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने के बाद वॉल्यूम चेंज हुआ और ये पिस्टन की न्यू पोजीशन है, और पिस्टन ने मान लेते हैं dx डिस्टेंस को ट्रैवल किया। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ठीक है, तो जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग होगा, दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव। वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव। पॉइंट्स याद रखना। सो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, लास्ट लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो हमने वहां पे पढ़ा था इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो मेथड। एक मेथड था कि हीट को कम ज्यादा कर दो, दूसरा मेथड ये था कि वर्क डन करो। अब यहां पे देखिए आप, अगर वर्क डन सिस्टम सराउंडिंग पर कर रहा है मतलब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, व्हाट अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द गैस? टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी रिड्यूस। व्हाई? बिकॉज दिस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जब वॉल्यूम को आप इंक्रीज करोगे तो जो टेम्परेचर होगा गैस का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसी तरह जब गैस को कंप्रेस करोगे
तो कंप्रेस करने पे वॉल्यूम कम हो जाएगा और टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज होगा, ये बात आप जानते हो। तो यहां पे क्या हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रही है, गैस एक्सपांड हुई मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब वर्क डन पॉजिटिव हुआ। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जब इसका इंक्रीज हो रहा है गैस के एक्सपांशन से, तो टेम्परेचर गैस का कम हो रहा है। एंड व्हेनेवर द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, व्हाट अबाउट इंटरनल एनर्जी, हमने अभी देखा अगर टेम्परेचर कम हो रहा है दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव। समझ में आया? एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो अभी इस केस में इसके पास इंटरनल एनर्जी है 30 जूल, कितनी है 30 जूल। अब गैस एक्सपांड हुई, गैस के एक्सपांशन के बाद पिस्टन यहां पे आ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा मतलब इस गैस की जो इंटरनल एनर्जी 30 जूल थी वो कम हो गई, और कम होके मान लो वो हो गई 20 जूल, कितनी 20 जूल। व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप देखेंगे चेंज विल बी इक्वल टू 20 माइनस 30, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 20, इनिशियल इज 30, 20 माइनस 30 कितना हो जाएगा -10 जूल। दैट मीन्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा यू इज नेगेटिव, डेल्टा यू इज नेगेटिव। समझ में आ गया? अच्छा, ये तो था वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। कभी ऐसा होगा कि वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग, वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग, किस पर कर रहा है, सिस्टम पे। वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इस केस में हम लोग मान लेते हैं कि लेट से हमारा पिस्टन यहां पर है, ये पिस्टन की हमारी एक्चुअल पोजीशन है, और ये इस पिस्टन को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, क्योंकि बाहर जो सराउंडिंग है उसका प्रेशर ज़्यादा है, गैस का प्रेशर कम है, तो सराउंडिंग ने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया, और प्रेशर अप्लाई करने के बाद गैस कॉम्प्रेस हुई और उसका वॉल्यूम कम हो गया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। आई होप कि आपने प्रीवियस वाला कॉपी किया होगा, मैं इसी को ऑल्टर करके लिख रहा हूँ, लेकिन आप सेपरेट केस बना के लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम होगा तो गैस क्या होगी, एक्सपांड या कॉम्प्रेस, वेरी गुड, गैस होगी कॉम्प्रेस। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा, जब गैस को कॉम्प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा या बढ़ेगा, कॉमन सेंस, वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है, वॉल्यूम कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। व्हाट अबाउट वर्क डन, अब अगर गैस कॉम्प्रेस हो रही है और सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है तो उस केस पे हम लोग वर्क डन को नेगेटिव लेते हैं। याद रखना, whenever the work is done by surrounding of the system, then at that time work is taken as negative। और जब सिस्टम सराउंडिंग में करेगा, पिस्टन या गैस एक्सपांड होगी तो वर्क को पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब गैस कॉम्प्रेस होगी तो वर्क को नेगेटिव लिया जाएगा। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। अब देखो, गैस कॉम्प्रेस हुई मतलब वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। अब आई होप कि इसको एग्जांपल से समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। मान लो प्रीवियस इंटरनल एनर्जी थी 30 जूल, जब आपने कॉम्प्रेस किया तो वो हो गई 50 जूल, तो चेंज कितना हो गया, 50 माइनस 30 दैट इज 20 जूल विच इज पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बार और देख लो कि वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम किसे कहते हैं। सराउंडिंग ऑन सिस्टम तब कहेंगे जब पिस्टन को हम कंप्रेस करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और वर्क डन को उस टाइम नेगेटिव लेंगे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। आप समझ गए अच्छी तरह। अब ये चारों के चारों केस मैं एक बार फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हमने हीट की बात किया, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम टू सराउंडिंग, it is taken as negative. Then we came to the work done by the system on surrounding, that means gas is expanding and volume is increasing, and in such case work done is taken as positive. On the other hand, if the work is done by surrounding on the system, in that case the piston compresses the gas, volume decreases, in such case we take work done as negative and change in internal energy will be positive. क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, अब जरा एक बात को ध्यान से सुनना, वो क्या,
सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग सिस्टम को हीट भी सप्लाई कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, ओके, एंड एट द सेम टाइम जो सिस्टम है वो वर्क भी कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो हम लोग रिलेशन बनाएंगे उसी रिलेशन का नाम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब आप ध्यान से देखो क्या होने वाला है। मान लेते ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम को हम लोगों ने हीट सप्लाई किया, करेक्ट। लेट अस से द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज Q, ओके। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम इज डूइंग वर्क अगेंस्ट सराउंडिंग। तो पहला पॉइंट क्या था? हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, at the same time work is done by the system on surrounding. अच्छा, now whenever the heat is supplied to the system, then this heat is utilized to change in internal energy of the system. Okay, now you can see heat is supplied to the system. What about change in internal energy? Obviously it will be positive. Okay, now see, at the same time work is done by the system on surrounding. ये सिस्टम सराउंडिंग में वर्क डन कर रहा है, तो जब ये सिस्टम सराउंडिंग में वर्क डन करेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा होगा? हमने अभी पढ़ा, इट विल बी नेगेटिव, माइनस। सो कहना इसे, ये सिस्टम जितना वर्क कर रहा है उस वर्क डन के नतीजे में क्या हो रहा है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है और उसको हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। सो जिस तरह हम लोगों ने लिखा दिस Q इज इक्वल टू प्लस डेल्टा U, इन द सेम फैशन वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U. दिस वर्क डन रिजल्ट्स इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ठीक है, पक्का, ओके। अब यहां पे देखिए, व्हाट अबाउट टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी? इसको हम लोग ऐसा भी फॉर्मुलेट करके लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। ये माइनस साइन को यहां पे आप शिफ्ट कर सकते हो ना, ओके। तो आप इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिए। अगर दोनों काम साथ में हो रहे हैं, सिस्टम पे हीट भी सप्लाई हो रही है और सिस्टम वर्क भी कर रहा है, तो एक हीट सप्लाई जो सिस्टम पे हो रही है उससे इंटरनल एनर्जी, उससे डेल्टा U आएगा Q, और दूसरा काम जो सिस्टम कर रहा है वर्क डन वाला सराउंडिंग पे, उससे जो डेल्टा U आएगा दैट इज माइनस W। सही है, बिल्कुल। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, व्हाट विल बी इफेक्टिव डेल्टा U? द टोटल डेल्टा U विल बी इक्वल टू प्लस Q माइनस W. The total delta U will be equal to plus Q, heat supplied to the system, minus W. माइनस W क्यों? क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये सराउंडिंग पे वर्क डन कर रहा है, तो ये माइनस W. दिस इज द रिजल्टेंट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इसी का नाम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, या W प्लस डेल्टा U, जैसा भी आप लिखना चाहो। ये जो एक्सप्रेशन है इससे भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट बना सकते हो। तो समझ में आया? आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। नींद में से भी उठाए कोई आपको पूछे तो ये आपको पता होना चाहिए, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W, या फिर Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये आपको बताना क्या चाहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बताना ही चाहता है कि जब भी आप सिस्टम पे कोई हीट सप्लाई करते हो तो वो हीट दो कामों के लिए यूज होती है। पहला काम तो ये होता है कि सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, और दूसरा काम ये होता है कि बची हुई हीट से फिर वो वर्क डन करता है। इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन को दिमाग पे रख के, सामने रख के, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। वो दो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। आप लोग अभी इतना काम कीजिए कि अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से
अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसकी नोट्स बना के अपने नोटबुक के अंदर कॉपी कर लो। मैं इसे रब कर रहा हूं और यहां पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। प्लीज कॉपी फास्ट। सो हियर आई हैव रिटन 2 स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहला आप देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब डेल्टा यू इज डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है दो चीजों का। किन दो चीजों का? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम प्लस क्यू एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग डब्ल्यू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज डिफरेंस ऑफ टू थिंग्स, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आपके दूसरे एक्सप्रेशन से आया हुआ, वो क्या है? व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, it is utilized in two things. First thing is delta U. What is delta U? Its internal energy increases by amount delta U. सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या काम होगा उससे? जो बची हुई हीट है उससे क्या होगा कि जो सिस्टम होगा वो सराउंडिंग पे वर्क करेगा एंड द रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन ऑन सराउंडिंग। ये दो स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट, दो एक्सप्रेशन है। अब यहां पर बात यह है कि ये जो डेल्टा यू, ये जो क्यू, ये डब्ल्यू, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। इसके 3 केसेस पॉसिबल है। लेट अस टेक 3 एग्जांपल्स, उसको आप 3 केसेस के फॉर्म में लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। सबसे पहले हम लोग लेते हैं केस नंबर 1। ओके, केस नंबर 1 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक सिस्टम, और मान लो सिस्टम के अंदर हीट सप्लाई हो रही है प्लस 100 जूल, ठीक है। और ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। जब ये सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो आपको पता है जब सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो वर्क को पॉजिटिव लिया जाएगा 50 जूल। तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम Q प्लस 100 जूल, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग प्लस 50 जूल। लेट अस कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा? Q माइनस डब्ल्यू। Q इज 100, वर्क डन इज 50, योर आंसर इज प्लस 50 जूल। तो आप देख सकते हो द डेल्टा यू इन दिस केस इज पॉजिटिव, करेक्ट। अच्छा, ये केस नंबर 1 था। लेट अस कंसिडर केस नंबर 2। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? लेट अस कंसिडर अ सिस्टम। एक सिस्टम है कोई भी XYZ, और उस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? ये सिस्टम बाहर हीट निकाल रहा है 200 जूल। इट इज गिविंग आउट द हीट। यहां पे हीट सप्लाई हो रही थी ना, अब ये सिस्टम सराउंडिंग को हीट सप्लाई कर रहा है। सो हीट सप्लाइड विल बी टेकन एज Q इज इक्वल टू माइनस 200 जूल। ओके, ऑल्सो द सराउंडिंग इज परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सिस्टम। आपको पता है कि जब सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क होगा तो दिस वर्क डन इज टेकन एज नेगेटिव, और ये वर्क डन की आप कुछ वैल्यू कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए हम लोग 100 जूल लेते हैं। अब जरा आप डेल्टा यू कैलकुलेट कीजिए। देखिए डेल्टा यू आपका होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला Q माइनस डब्ल्यू, करेक्ट। आपका Q कितना है? माइनस 200 जूल। वर्क डन कितना किया सराउंडिंग ने सिस्टम पे? माइनस 100 जूल। तो माइनस तो फॉर्मूले का, और यहां वर्क की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस 100 जूल। गड़बड़ मत करना, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस वर्क डन का है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 200 प्लस 100 दैट इज गिविंग यू माइनस 100 जूल। तो आप देख सकते हो इन दिस केस डेल्टा यू जो आपका आया वो नेगेटिव आया। उस केस में कैसा था? पॉजिटिव था। और इस केस में आपका डेल्टा यू कैसा आ गया? नेगेटिव। एक और केस पॉसिबल है, वो क्या? वो भी आप देख लीजिए। केस नंबर 3 आप मान लो, या आप अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख लो कायदे से। अगेन कंसिडर अ सिस्टम, ठीक है, और ये सिस्टम को हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 100 जूल। Q इज इक्वल टू प्लस 100 जूल, यू आर सप्लाइंग द हीट एंड दिस सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग। कितना वर्क कर रहा है? प्लस 100 जूल। जितना हीट सप्लाई किया उतना ही वर्क कर रहा है। अब जरा डेल्टा यू कैलकुलेट कीजिए। डेल्टा यू विल बी इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। आपका Q 100, वर्क डन भी 100, कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये डेल्टा यू इन दिस केस कैसा है आपका? नेगेटिव। क्यों? जितना हीट दिया सिस्टम ने उतना वर्क कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी में कुछ भी चेंज
नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो डेल्टा यू आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा यू आपका नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा यू आपका जीरो भी हो सकता है। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इट कैन टेक थ्री फॉर्म्स, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग जो वर्क डन की बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, पिस्टन बाहर की तरफ मूव होगा, करेक्ट। और उसी तरह जब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा तो जो वॉल्यूम है वो कम होगा। दैट मीन्स वर्क डन का चेंज इन वॉल्यूम के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये बात आप समझ सकते हो कि हम लोग जब भी वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वहां पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो उससे हम लोगों ने कंक्लूड किया कि वर्क डन का चेंज इन वॉल्यूम के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। सो लेट अस फाइंड द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, लेट मी राइट ओवर हियर, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन W इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। आप लोग इसको पूरा लिखेंगे, मैं यहां पे बस उसके सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। ये जो ट्रायंगल है इसका मतलब होता है चेंज, और ये जो V है ये वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल यूज किया, यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा क्या डिनोट करता है आपका चेंज, और जब आपने चेंज के साथ U लगा दिया तो ये हो जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल उसी तरह जब आप डेल्टा लगाओगे V के साथ तो वो बन जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा जो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस फॉर्मूले को विजुअलाइज करने के लिए हमें एक केस कंसीडर करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये पिस्टन की पोजीशन थी यहां पे, ठीक है, और गैस एक्सपांड हुई। जब गैस एक्सपांड हुई तो पिस्टन की ये फाइनल पोजीशन आ गई, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया ना। तो मान लेते हैं दिस इज फाइनल स्टेट एंड दिस इज इनिशियल स्टेट। तो यहां से लेके यहां तक का जो वॉल्यूम है ये पूरा मान लेते हैं उसको हम फाइनल वॉल्यूम, और यहां तक जो वॉल्यूम है उसको हम मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम। और ये पिस्टन ने जितना डिस्टेंस कवर किया, लेट अस कंसीडर इट एज dx, करेक्ट, ओके। अब यहां पर ये पिस्टन जो यहां से लेके यहां तक मूव हुआ, ये कैसे मूव हुआ, यहां पर इस गैस ने इस पिस्टन पे कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई किया। कैसा प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर P अप्लाई किया, जिसकी वजह से पिस्टन मूव हुआ। तो हमें इस फॉर्मूले को प्रेशर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, करेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हो, फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, करेक्ट। मैं यहां पर फोर्स की जगह वही लिखने जा रहा हूं, क्या, फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया, और यहां पे आपके पास क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम है बहुत छोटा है। कैसा है, बहुत छोटा। और उस बहुत छोटे चेंज इन वॉल्यूम की वजह से बहुत छोटा सा वर्क डन हुआ है। बहुत छोटे से चेंज इन वॉल्यूम की वजह से क्या हुआ है, बहुत छोटा सा वर्क डन। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx हुआ है। अब मैं यहां पर सारी वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। सो लेट मी पुट स्मॉल वर्क डन dw, स्मॉल वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं, dw से, इज इक्वल टू प्रेशर P इनटू एरिया। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन। अगर इस पिस्टन को मैं यहां से देखूं, अगर इस साइड से मैं देखूं तो आप देख सकते हो इट विल लुक लाइक अ सर्कुलर डिस्क, करेक्ट ना, क्योंकि ये कैसा है, ये ऐसे फॉर्म में पिस्टन है ना। हम लोगों ने उसको रेक्टेंगुलर बनाया बिकॉज वी आर लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड, बट इफ यू विल लुक फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग एज अ सर्कुलर शेप। तो यहां पर प्रेशर P है, एरिया जो पिस्टन का है उसको A मान लेते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग कह सकते हैं dx। हम लोगों ने क्या लिया यहां पे, dx। अच्छा बच्चों, आपको जब मैंने पढ़ा रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स, सेकेंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि एरिया इंटू dx
याद आया आपको? एरिया इंटू डी एक्स इज नथिंग बट वॉल्यूम, करेक्ट? एरिया इंटू डी एक्स इज टेकन एज वॉल्यूम, लेकिन मैं यहां पे वॉल्यूम को v से डिनोट नहीं करूंगा, dv से डिनोट करूंगा। dv मतलब छोटा वॉल्यूम, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी छोटा है, इसलिए हमने क्या छोटा वॉल्यूम dv कंसिडर किया। ये सारे साइन कन्वेंशन आप लोग के लिए हो सकता है न्यू हो, बिकॉज 11th में आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो मुझे नहीं पता, बट आपको बेटा पता होना चाहिए, ठीक है? ओके। अब एक चीज जो आप लोगों ने मैथ्स में नहीं पढ़ी है वो चीज यहाँ पे यूज होने वाली है, और उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को सब सर ने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, तो उस टाइम पे आपको बताया था कि डेरिवेटिव कहाँ यूज होता है। डेरिवेटिव में हम लोग बहुत छोटी सी चीज को कंसिडर करते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन उसका अपोजिट है। जब आप छोटी सी चीज पर डेरिवेटिव करते हो और उसको कंप्लीट सिस्टम पे अप्लाई करते हो तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से बात को समझो। अभी हमने यहाँ पे वर्क डन फाइंड किया, लेकिन ये वर्क डन छोटा सा वर्क डन dw है, लेकिन मुझे तो टोटल वर्क डन W फाइंड करना है। तो इस टोटल वर्क डन W को फाइंड करने के लिए मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो मैं यहां पे जो चीज इस स्टेप के बाद करने जा रहा हूं वो सब का सब इंटीग्रेशन है। अब ये बात मैं जानता हूं कि आपका मैथ्स में भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, इसलिए आप सिर्फ स्टेप को फॉलो करते जाओ। मैं यहां पे समझाता भी जाऊंगा, ये कंसिडर करके कि इंटीग्रेशन आपको आता है। आपको ये कंसीडर करके चलना है कि हमें नहीं आता, आप जिस स्टेप को कॉपी करो, लेकिन जैसे ही आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन मैथ्स में हो जाएगा उस वक्त फौरन आप आके यहाँ पे इसको रिफर करेंगे। उसी तरह इस चैप्टर में आगे भी बहुत सारे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, थोड़े थोड़े स्टेप्स आएंगे, तो मैं वहाँ पे ये मान के चलूंगा कि आपको आता है और मैं आपको वहाँ पे उसी तरह समझाते हुए चलूंगा। लेकिन जैसे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको यहाँ पे आके फिर से रिफर करना है, इसलिए प्लीज आप उसको किसी अलग कलर की पेन से मार्क कर लीजिए। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की साइन इस तरह से होती है, ये हमने इंटीग्रेशन किया। अब इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स होता है। भाई आप इंटीग्रेट कर रहे हो, छोटी चीज को बड़ा तो कर रहे हो, लेकिन कितना बड़ा कर रहे हो? क्या इन्फिनिटी तक बड़ा कर रहे हो? नहीं, आप एक लिमिट तक बड़ा कर रहे हो ना। तो हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया वॉल्यूम पे। ये वॉल्यूम कहां से कहां तक बढ़ा? इनिशियल वॉल्यूम था vi, फाइनल वॉल्यूम था vf। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर चेंज इन वॉल्यूम हुआ है इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। ये हमारी हो गई लिमिट्स, इसीलिए इंटीग्रेशन पे यहां पे लगती है लिमिट्स, ठीक है? तो हम लोग यहां पे लिमिट लगाएंगे इनिशियल वॉल्यूम और यहां पे लगाएंगे फाइनल वॉल्यूम। और इसको रेट कैसा करेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम p dv। समझ गए आप? पक्का? ओके। अब जब इंटीग्रेशन लगाएंगे आप dw पे तो ये हो जाएगा w, ये आप इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, टेंशन मत लो। और जब यहां पे इंटीग्रेशन लगाओगे तो इसका आंसर आएगा आपका p इंटू वी, और ये v पे फिर से यहां पे लिमिट लग जाएगी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। उसके बाद क्या होगा? p अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन अपर लिमिट कॉपी होती है, फिर लोअर लिमिट कॉपी होती है, बीच में माइनस की साइन आती है। तो अपर लिमिट इज vf, लोअर लिमिट इज vi, और बीच में आ गई माइनस की साइन। यह आपको मिल गया टोटल वर्क डन। आप प्लीज स्टेप्स को एज इट इज लिख लीजिए और इसको स्टार या कुछ भी अपने हिसाब से मार्क कर लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद आपको फिर से यहाँ पे आके उसको एक बार जरूर रिफर करना है ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? तो अपनी स्क्रीन को पॉज करिए और ये सारा का स्टेप, सारा का पूरा एज इट इज, ठीक है? इसमें कुछ गड़बड़ मत करना, कोई भी स्टेप्स में कोई भी स्टेप मत छोड़ना, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इवन आफ्टर स्टडिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे फिर आपको कंफ्यूजन होगा अगर आप किसी स्टेप को मिस कर दोगे तो, ठीक है? क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इस डेरिवेशन में एक स्टेप नहीं है, उसने गायब कर दिया, मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया है। तो आप प्लीज उसको ऐसे ही कॉपी कीजिए, ओके? अच्छा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। वैसे इसके पहले इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो 2-3 बार आ चुका है और मैंने वहां पे आपको बता भी चुका हूं कि इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और हम लोग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कहां पे यूज करता है, ठीक है? सो पुट अप द हेडिंग इक्विलिब्रियम, या बेटर ये रहेगा हेडिंग डालो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यहां पे ध्यान से सुनना, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? जब भी किसी सिस्टम को हम ये कहेंगे कि ये सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है
तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को 3 कंडीशन फॉलो करनी है। कितनी? 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 तो ये है कि ये जो सिस्टम है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मैं समझाऊंगा आपको ये क्या होता है, कैसा होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। दूसरा कंडीशन ये है कि हमारा ये सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। कौन से इक्विलिब्रियम में? केमिकल इक्विलिब्रियम में। और तीसरा कंडीशन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर सिस्टम शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो कितनी कंडीशन हो गई? 3 कंडीशन। Whenever we are saying that a particular system is in thermodynamic equilibrium, that means it should follow 3 basic condition. First is it should be in mechanical equilibrium, second is it should be in chemical equilibrium, and third one is it should be in thermal equilibrium. अब one by one समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? जब भी कोई सिस्टम ऐसा हो कि उस पर सिस्टम के अंदर या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स न लग रहा हो, तो हम कहेंगे सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। एग्जाम्पल, मैंने जो स्टेटमेंट अभी आपके सामने बोला उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो। एग्जाम्पल देखिए आप, और ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। सपोज यहां पर हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गैस है, और यहां पे हमने लगा रखा है पिस्टन। अब ये पिस्टन अपनी जगह से न राइट साइड मूव होता है न लेफ्ट साइड मूव हो रहा है। इसका मीनिंग यह है कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही प्रेशर अंदर गैस का है। अगर बाहर प्रेशर ज्यादा होता तो पिस्टन अंदर मूव होता, अगर अंदर प्रेशर ज्यादा होता तो पिस्टन बाहर मूव होता, लेकिन पिस्टन रेस्ट पे है, न वो अंदर मूव हो रहा है न बाहर मूव हो रहा है। दैट मीन्स दिस पिस्टन या दिस सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, no unbalanced force, also no excess pressure। आप बोल सकते हो no excess pressure within system or between system and surrounding। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? मान लेते हैं फिर से हमारे पास एक सिस्टम है, यहां पे हमने पिस्टन को लगा के रखा हुआ है और यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स है। केमिकल इक्विलिब्रियम हम उसी वक्त मानते हैं कि जब भी सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, सिस्टम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है सबका केमिकल कंपोजिशन सेम हो। क्या होना चाहिए? केमिकल कंपोजिशन इज सेम एंड डू नॉट चेंज विथ टाइम, डू नॉट चेंज विथ टाइम। सिस्टम के अंदर केमिकल, जो सिस्टम का जो भी कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सिस्टम के अंदर भरा हुआ है वाटर, और वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाल के रखा हुआ है। तो ये जो सॉल्ट है ये पूरे के पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे वो ज्यादा है, किसी पॉइंट पे उसका सॉल्यूशन कम है, किसी पॉइंट पे वो और ज्यादा है, किसी पॉइंट पे कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। द सॉल्ट शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वाटर। तो इसको हम लोग कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। अगर बाय चांस कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल, कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स है यानी जो सॉल्ट है वो डिफ्यूज होकर किसी और प्लेस पे चले जाता है, तो अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। व्हाई? बिकॉज मान लीजिए सॉल्ट इस रीजन में आ गया और इस रीजन में नहीं है, तो ये जो रीजन है यहां पे केमिकल कंपोजिशन सॉल्ट का बढ़ गया और इस रीजन में केमिकल कंपोजिशन कम हो गया, तो अब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आप समझे, एक तो ये कि सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली रिएक्शन होगा तो जो रिएक्टेंट पार्ट होगा वो कम हो रहा होगा और जो प्रोडक्ट पार्ट है वो बढ़ रहा होगा। इसी को तो रिएक्शन कहते हैं ना, कि एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट के रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता रहेगा, प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, मतलब सिस्टम का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम नहीं होगा, तो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मान सकते। दूसरा ये कि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है लेकिन मटेरियल का डिफ्यूजन हो रहा है। लाइक दिस एग्जांपल, सॉल्ट कहीं एक जगह जमा हो रहा है स्पॉन्टेनियसली,
तो अगर ये दोनों चीजें नहीं है, या इन शॉर्ट केमिकल कंपोजिशन सेम है सिस्टम का, तो ये सिस्टम होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि जब भी कोई दो सिस्टम हो या सिस्टम और सराउंडिंग हो, इनका टेम्परेचर सिस्टम का और सराउंडिंग का, मान लेते हैं ये सिस्टम है हमारा और ये क्या हमारा सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, मतलब ये दोनों का टेम्परेचर सिस्टम का न टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है और न डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट, टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो अगर कोई सिस्टम इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बाय द वे थर्मल इक्विलिब्रियम को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इससे पहले भी, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टी एंड सराउंडिंग एटसेट्रा, कि एक चाय आप इस कमरे में रख दो तो वो बाहर हीट प्रोवाइड करती है सराउंडिंग को। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आना चाहती है विद सराउंडिंग। और कब तक हीट प्रोवाइड करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब टेम्परेचर सेम हो गया तो हम कहते हैं कि अब ये जो कप ऑफ टी है इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। सो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे? जब तीन कंडीशन फॉलो हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, केमिकल इक्विलिब्रियम हो और थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, पॉज करो स्क्रीन को, ये सारी की सारी कंडीशंस नोट डाउन करो, और जैसा मैंने लिखा है वैसा नहीं, स्टेटमेंट वाइज जो मैं बोलता रहा हूं उसको भी आपको कॉपी करना है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को रिफर करो, वहां पे आपको डिटेल फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में वहां पे दिया हुआ है, प्लीज वहां से आप उसको कॉपी करेंगे। और आपके याद रखने के लिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखने के लिए इसी तरह आप रफ डायग्राम भी कॉपी कर सकते हो। सो पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी फास्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल या प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट इसलिए है कि एक्चुअली ये पार्ट है आपको एक बहुत अच्छा आगे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एंड दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स। तो उसको समझाने के पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्टेट वेरिएबल्स क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या है। देखो, स्टेट वेरिएबल किसे कहते हैं? स्टेट वेरिएबल बेसिकली कहते हैं अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन सिस्टम remains in equilibrium, when system remains in equilibrium। अब यहां पे आप बात को समझिए। कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक खास प्रॉपर्टी, एक खास प्रॉपर्टी मतलब एक खास खुसूसियत जिससे आप किसी सिस्टम को बता सकते हो कि ये सिस्टम इस पर्टिकुलर स्टेट में है। एग्जाम्पल से बात को समझना, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है और वो प्रोसेस हो रहा है पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपको बताना है कि सिस्टम कहाँ पहुँच चुका है। वो सिस्टम जहाँ पहुँचा है उसको बताने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम की। आप कैसे बताओगे सिस्टम कहाँ तक पहुँचा है? आपको कुछ वेरिएबल्स बताने पड़ेंगे, कुछ सिस्टम आपको बताना पड़ेगा जहाँ से आप बता सकते हो कि सिस्टम यहाँ तक पहुँचा है। एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ड्राइंग अ लाइन और अ ग्राफ पेपर पे लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। अब उस लाइन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, आपको किसी को बताना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट आप कैसे बताएंगे? आप उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, उससे उसको इजीली आइडिया लग जाएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट। बिल्कुल उसी तरीके से थर्मोडायनामिक्स के अंदर जब हमें किसी सिस्टम के खास स्टेट को, एक लेवल को बताना होता है तो हम लोग उसको बताते हैं उस कुछ वेरिएबल्स से, और उसी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, उसी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स क्या है? वो वेरिएबल्स आपका हो गया प्रेशर, वो आपका हो गया टेम्परेचर, वो हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी, मास एटसेट्रा। मैं आप सिंबल यूज कर रहा हूँ, प्लीज आप पूरा लिखिएगा ताकि आपको याद रहे। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये डेंसिटी का सिंबल हम लोग ने वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज किया है, एंड मास। दीज ऑल आर थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स का यूज करके आप किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टेट को, लेवल को, पोजीशन को बता सकते हो।
अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझने जैसी है, वो ये है कि सर हमने इक्विलिब्रियम क्यों यूज़ किया। अरे सिस्टम जाता है जाने दो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लाने की ज़रूरत क्या है। नहीं, ये बात समझिए कि इक्विलिब्रियम पे हम बात क्यों कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस हो रहा है किसी सिस्टम के अंदर, कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल, फुटबॉल आपने देखा है, फुटबॉल, सपोज कोई फुटबॉल है जिसमें पंक्चर हो रहा है और सडन एक्सप्लोजन ऑफ गैस हो रहा है, उसमें जो एयर भरी हुई है, जो गैस उसके अंदर हमने फिल की हुई है, उसका सडन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो उस एक्सप्लोजन के होते समय क्या आप अंदर की गैस का प्रेशर नाप सकते हो? क्या टेम्परेचर नाप सकते हो? क्या वॉल्यूम नाप सकते हो? नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है। जब तक वो एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए, जब ये प्रोसेस रुक ना जाए, तब तक आप नहीं बता सकते कि इसके साथ इसका प्रेशर क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, एटसेट्रा। यू कैन नॉट से अबाउट मास, कितना मास ऑफ गैस अंदर है। ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, प्लीज आप जाके देख लीजिए उसको। उसी तरह मान लीजिए कि कोई सिलेंडर, कोई पिस्टन है जो गैस को कंप्रेस कर रहा है बहुत हाई स्पीड से। अब अगर वो हाई स्पीड से कंप्रेस कर रहा है सिलेंडर के अंदर, तो वो जो गैस कंप्रेस हो रही है उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो उसके वेरिएबल्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली कैसे बता सकते हो कि ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर इस पर्टिकुलर स्टेट पे है? यू कैन नॉट से। तो कंडीशन ये है कि सिस्टम को कहाँ पे होना चाहिए? इक्विलिब्रियम पे। जब इक्विलिब्रियम पे होगा उसी वक्त हम उसको बता पाएंगे थर्मोडायनामिक स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, या उसी वक्त हम उसके बता पाएंगे वेरिएबल। इसी वजह से इसका नाम है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाके बताए जाने वाले वेरिएबल। बात समझ रहे अच्छे से? बहुत इजी है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये जो स्टेट वेरिएबल्स है, जब हम इन्हें किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में समझाते हैं तो उस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको पता भी होगा क्योंकि हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा KTOG, उसमें हमने इसको पढ़ा। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बता रही है? ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या बता रही है? फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स, फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स, और ये जो R है ये तो कांस्टेंट ही है। फिक्स नंबर ऑफ मोल्स के लिए प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू nRT। करेक्ट। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है? किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में या प्रोसेस में होने वाले स्टेट को, ये जो वेरिएबल्स है, क्या ये स्टेट वेरिएबल्स है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर स्टेट वेरिएबल्स। तो वो इक्वेशन जो स्टेट वेरिएबल्स को कोरिलेट करती है, इस इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इक्वेशन ऑफ स्टेट। प्लीज रिमेंबर। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट खाली एक ही नहीं है, बहुत सारी हो सकती है। अरे इक्वेशन ऑफ स्टेट खाली दूसरे भी जो वेरिएबल होंगे थर्मोडायनामिक के, जो दूसरे, फॉर एग्जांपल डेंसिटी, मास एटसेट्रा, इनको कोरिलेट करके आप नई इक्वेशन बना दो, और अगर वो थर्मोडायनामिक के स्टेट को बता रही है तो उसको भी बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। खाली इसी को नहीं कहते। लेकिन बहुत सारे इक्वेशन ऑफ स्टेट में ये भी एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है जो आइडियल गैस की फिक्स नंबर ऑफ मोल्स के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहां पे एक बात आप ध्यान दीजिए, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? देखो, ज्यादा बहुत हाई टर्म में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं जितना हो सकता है सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बात को समझिए, मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूं आपको। मैं इक्वेशन को लिखता हूं PV इज इक्वल टू nRT। बच्चों, N कांस्टेंट है, फिक्स नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूं मैं। R तो गैस कांस्टेंट है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल कौन है? प्रेशर वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है और टेम्परेचर वेरिएबल है। बच्चों, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम फाइंड कर लूं तो क्या टेम्परेचर ऑटोमेटिक मिल जाएगा? करेक्ट। अच्छा, उसी तरह अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर फाइंड कर लूं तो वॉल्यूम मिल जाएगा।
उसी तरह अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर फाइंड कर लूँ तो प्रेशर मिल जाएगा। मतलब आप कह सकते हो इस इक्वेशन के अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कितने? टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, या तो प्रेशर वॉल्यूम या प्रेशर टेम्परेचर या वॉल्यूम टेम्परेचर। दीज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बताने की जरूरत क्यों पड़ी? अब बात को समझिएगा। अब से हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में खास तौर से प्रेशर और वॉल्यूम की बात करेंगे। किसकी? प्रेशर और वॉल्यूम। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। टॉपिक का नाम क्या है आपका? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, जिसको आप कह सकते हो पीवी डायग्राम। तो आप प्लीज अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग डालिए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अब ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम होता क्या उसको समझिए। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को प्रेशर वॉल्यूम कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंडिकेटर डायग्राम। ये क्या होता है? सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे आपको पीवी डायग्राम ही मिलेगा। जिस किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे उसको हम पीवी डायग्राम से समझाएंगे। तो पीवी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके थर्मोडायनेमिक्स में। यहां पे हम लोग एक सिंपल ग्राफ कंसीडर करेंगे। ठीक है, उस ग्राफ के एक्स एक्सिस पर हमें लेना है वॉल्यूम को और वाई एक्सिस पर हमें लेना है प्रेशर को। एक्स एक्सिस पर क्या लेना है? वॉल्यूम। और वाई एक्सिस पर क्या लेना है? प्रेशर। और जो कुछ थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर, प्रोसेस के अंदर हो रहा है, उसको यहां पे हम ड्रॉ करेंगे। उसी का नाम है पीवी डायग्राम या पीवी कर्व। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल। मान लेते हैं ये हमारा पिस्टन है और ये पिस्टन इस गैस को क्या कर रहा है? कॉम्प्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉम्प्रेस। दिस पिस्टन इज मूविंग इनवर्ड। जब ये पिस्टन कॉम्प्रेस करेगा तो मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम इस गैस का बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, अच्छा, साथ साथ में इस गैस का प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा। इसको मैं पीवी डायग्राम में कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? देखिए, मान लेते ये हमारा इनिशियल स्टेट होगा और यहां से वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा और ये हमारा आ जाएगा फाइनल स्टेट। दिस इज फर्स्ट स्टेट, जिसको मैं यहां 1 नंबर से डिनोट कर रहा हूं। और मान लेते हैं ये पिस्टन की आ गई फाइनल पोजीशन, गैस को कंप्रेस करके सेकंड स्टेट। तो ये फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट। अब देखिए, फर्स्ट स्टेट पे यहां पे ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम नंबर 1। सेकंड स्टेट पे वॉल्यूम कितना है? दिस इज वॉल्यूम नंबर 2। आप देखो वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट वॉल्यूम कम हुआ। पहले वॉल्यूम V1 था, कम होके V2 हो गया। सही है। उसी तरह पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर कितना था? मान लेते हैं प्रेशर P1 था। जब ये सिस्टम यहां पे आ गया, जब ये कर्व यहां पहुंचेगा तो यहां पे प्रेशर कितना होगा? P2। कंपेयर करो, P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है? ऑब्वियसली मान लेते हैं यहां पे ओरिजिन है तो यहां पे P1 कम है, P2 ज्यादा है। मतलब प्रेशर बढ़ा और वॉल्यूम कम हुआ। क्या यही इस फिगर में शो किया जा रहा है? जब पिस्टन गैस को दबाएगा तो वॉल्यूम गैस का कम होगा और गैस पर प्रेशर इंक्रीज होगा। दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज ड्रॉन ऑन पीवी डायग्राम। तो इस कर्व को क्या कहते हैं हम लोग? पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम या फिर पीवी कर्व, जो भी आप बोल लो। सर आपने स्पेसिफिकली पीवी क्यों लिया? पीटी भी ले सकते थे, वीटी भी ले सकते थे, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। इस पीवी डायग्राम से आप पीटी डायग्राम भी बना सकते हो, आप वीटी डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम लोग सब डायग्राम एक एक करके सीखेंगे, लेकिन अभी मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं बिकॉज अभी हमें कुछ और चीजें पढ़ना है। ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल में आपको यही मिलेगा। आपको पीवी डायग्राम में पीटी बनाना है, वीटी बनाना है, फिर पीटी दिया रहेगा उससे ये दोनों बनाना है। आपको जो डायग्राम बनाने बोला आप बना सकते हो। ठीक है, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बस आप अभी इसको ये समझिए कि इस पर्टिकुलर ये जो चीज है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीवी डायग्राम। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। पीवी डायग्राम मैंने अभी आपको बीच में क्यों पढ़ाया? क्योंकि हमें एक खास पॉइंट पढ़ना है और वो है डिपेंडेंस ऑफ वर्क एंड हीट सप्लाई। क्या? डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन एंड हीट सप्लाई ऑन द पाथ। बच्चों ये जो मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ाते जा रहा हूं,
आपको करना ये है कि अपनी नोटबुक के अंदर उसको लिखते जाना है। देखो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है, इसके अंदर जो स्टेप वाइज नहीं दिया हुआ है आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं और है, कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं और है। मैं आपको कलेक्टिवली कलेक्ट करके एक फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ग्रास्प करते जाओ और आपके लिए चैप्टर समझना ईजी हो जाए। ठीक है, ओके। तो आप जब ये टॉपिक देखोगे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। पीवी डायग्राम के बाद आपको ऐसा वर्क डन और हीट सप्लाई करके दो टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ, डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन एंड हीट सप्लाइड ऑन पाथ। डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन एंड हीट सप्लाइड ऑन पाथ। अब ये क्या है उसको समझिए। बताना ये चाहता है कि बच्चों जब भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन और हीट है क्या वो सेम रहेगा या बदलेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, ओके। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं इसी एग्जांपल में मैंने स्टेट नंबर 1 इसको लिया और स्टेट नंबर 2 इसको लिया। यानी क्या हुआ, ये हमारा पिस्टन है और ये जो पिस्टन है इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। ये पिस्टन, ये गैस एक्सपांड हुई और पिस्टन यहाँ पे आ गया और ये हमारा हो गया फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा। अब इसको हम लोग ले लेंगे V2, इसको ले लेंगे V1, या फिर आप चलो V1 ही ले लेते हैं, इसको आप ले लो P2, इसको ले लेते हैं P1। तो वॉल्यूम बढ़ गया गैस का, करेक्ट। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। देखो पहले प्रेशर P1, अभी प्रेशर P2 कम हो गया। पहले वॉल्यूम V1, अभी वॉल्यूम V2, करेक्ट। वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। ठीक है, ओके। इसमें क्या देखना है हमको, इसमें हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। बच्चों जब ये पिस्टन यहां से यहां जाएगा तो ये कर्व यहां से लेके यहां तक की चीज को फॉलो करेगा। ठीक है, मैं इस कर्व को इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं और ये जो कर्व के अंदर एरिया बना है इसको मैं मार्क करने जा रहा हूं। सर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है और वो ये है, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क डन। एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क डन। अरे वर्क डन का अभी हमने एक फॉर्मूला देखा कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो पीवी कर्व के अंडर का जो एरिया है वो प्रेशर और वॉल्यूम ही की तो बात कर रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिल रहा है, वर्क डन। सो एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क डन। ये बात याद कर लो, नोट कर लो अच्छे से, बुक की टॉप मार्जिन पे कहीं भी स्टार डाल के उसको लिख लो, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क डन। ठीक है, तो मान लेते हैं जब ये सिस्टम एक स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे इस पाथ से आता है, इस पाथ से, तो उसका वर्क डन कंसिडर कर लेते हैं हम लोग W1 फॉर एग्जांपल। और या फिर आप एक काम करो, इसको कंसिडर करो WA, जब ये पाथ नंबर A को चूज करेगा। अच्छा अब देखिए, मैं स्टेट नंबर 2 पर इस रास्ते से भी आ सकता हूं। कौन से रास्ते से? मैं यहां से लेके यहां तक गया और फिर यहां से नीचे आया। मान लेते हैं पाथ नंबर B है। अरे हो सकता है ना, मैं पहले यहां से इस स्टेट पर गया, कोई भी स्टेट था ये, फिर उस स्टेट से यहां पे मैं आया, ये भी हो सकता है। तो जब मैं यहां से यहां जाकर यहां आऊंगा, जब पाथ नंबर B चूज करूंगा तो मेरा वर्क डन हो जाएगा WB फॉर एग्जांपल। क्या हो जाएगा, WB। कितना होगा ये वर्क डन? दिस वर्क डन विल बी एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस लाइन, ये पूरा का पूरा एरिया अंडर दिस कंप्लीट रेक्टेंगल, करेक्ट। अच्छा एक और रास्ता पॉसिबल है, वो कौन सा? देखिए ध्यान से, ये कर्व ऐसा बना हुआ है ना, यहां से लेके यहां तक। मैं यहां से नहीं आ रहा हूं, बल्कि मैं क्या करता हूं, पहले यहां जाता हूं, यहां जाने के बाद मैं यहां पे आ रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक मैं जो पहुंचा, मैं इस रास्ते से पहुंचा। पहले मैं इस पाथ से यहां पर आया, फिर यहां से यहां गया, करेक्ट। तो मेरा एक्चुअल पाथ ये हो गया और ये पाथ तो नहीं रहा। मान लेते हैं ये जो पाथ है, दिस इज पाथ नंबर C। इस पाथ के अंदर कितना एरिया कवर अप हुआ? एरिया इज कवर्ड अंडर दिस रीजन। और मान लेते हैं ये जो एरिया जो कि मुझे वर्क डन दे रहा है, इस वर्क डन को मैं मान लेता हूं वर्क डन C। बच्चों ध्यान से देखकर बताओ, क्या ये तीनों वर्क डन सेम होंगे? जब मैं पाथ नंबर A कवर अप करके आया तो वर्क डन वाज दिस,
जब पाथ बी कवर अप करके आया तो वर्क डन वाज दिस कंप्लीट रेक्टेंगल, जब पाथ सी कवर अप करके आया तो वर्क डन वाज दिस। उससे पता ये चला कि जो वर्क डन है ये सिस्टम के इनिशियल स्टेट नंबर 1 और 2 पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन पाथ पे भी डिपेंड करता है आप किस रास्ते से पहुंचे हो। सिंपल एक बात समझिए आप कि आपको यहाँ से मान लीजिए आपको माइंड सीट्स क्लास से आपको अपने घर पे जाना है, तो आपके घर पे जाने के 3 रास्ते हैं। एक सिंपल सीधा सीधा जाता है, एक रास्ता कुछ घूम के जाता है, एक रास्ता और लंबा है वो कहीं और से घूम के जाता है। तो कॉमन सेंस की बात है, आप शॉर्ट रास्ता फॉलो करोगे तो वर्क डन कम होगा, आप कोई लंबा रास्ता फॉलो करोगे तो वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा, और आप कोई और रास्ता फॉलो करोगे जो शॉर्टकट और लॉन्ग कट के बीच वाला है तो वो इटिम रिजिड वर्क डन होगा। तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन खुलासा क्या निकला, समरी, समरी को मैं स्टार से डिनोट कर रहा हूं। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। इसी को एक और चीज आपको किसी किताब में यही स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, क्या आपको लिखा हुआ मिलेगा, वर्क डन इज पाथ फंक्शन। क्या लिखा हुआ मिलेगा, वर्क डन इज पाथ फंक्शन। समझ गए? तो हमने देख लिया कि जो हमारा वर्क डन है वो डिपेंड करता है पाथ पर। अब बात करते हैं हीट सप्लाइड की। सिस्टम को हम जो हीट सप्लाई करते हैं क्या वो पाथ पे डिपेंड करती है, क्या वो किसी वे पे डिपेंड करती है, अब वो देखते हैं। आप इसको प्लीज़ अगर कॉपी नहीं किया है तो अच्छे से कॉपी करना, तीनों को अलग अलग बनाना। पहले पाथ नंबर ए को सिर्फ सिंगल बनाओगे, फिर पाथ नंबर बी को अलग बनाओगे, फिर पाथ नंबर सी को इस तरह से अलग बना के उसको आप इलस्ट्रेट करोगे ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ओके। नाउ टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ हीट सप्लाइड ऑन द पाथ आई एम टेकिंग वन अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं मैं वो देखिए आप। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पिस्टन, और यहाँ पर गैस है। यहाँ पर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट। बच्चों जब मैं हीट सप्लाई करूँगा तो हीट सप्लाई करने के बाद ये गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वो एक्सपांड होना चाहेगी। जब वो एक्सपांड होना चाहेगी तो पिस्टन फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मतलब पिस्टन का एक्सपेंशन होगा और पिस्टन इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जाएगा, करेक्ट ना, बिकॉज पिस्टन का क्या हो रहा है, एक्सपांशन। सो व्हेनेवर आई एम अप्लाइंग द हीट ओवर हियर देन दिस गैस इज एक्सपांडिंग एंड लेट अस कंसीडर पिस्टन इज रीचिंग द फाइनल वॉल्यूम, पिस्टन इज रीचिंग द फाइनल वॉल्यूम Vf और ये उसका इनिशियल वॉल्यूम Vi है। लेकिन बात को ध्यान से सुनना, हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमने जो हीट सप्लाई किया है वो बहुत स्लो किया है। कैसा किया है, बहुत स्लो, और इतना स्लो किया है कि इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे प्रोसेस में जो गैस का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बच्चों, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। आप बोलोगे सर आप हीट तो सप्लाई कर रहे हो, जब हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। अरे ऑफ कोर्स बढ़ेगा, लेकिन ये जो इसकी वॉल है ये वॉल एडियाबैटिक वॉल नहीं है, ये इंसुलेटेड वॉल नहीं है। जितना टेम्परेचर गैस अटेन करेगी वो उतना सराउंडिंग में लूज कर देगी, यानी वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए T है तो अंदर का भी कितना हो जाएगा T, क्योंकि वो हीट बाहर सप्लाई करेगी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हीट सप्लाइड इसका एक्सपांशन तो होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन ये वॉल्यूम कैसा बढ़ रहा है, आइसोथर्मल। इस एक्सपांशन को हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन, या कॉमन वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपांशन। समझ में आ गया? ये एक प्रोसेस किया हमने, पिस्टन यहाँ पे था, हमने हीट को सप्लाई किया, हीट सप्लाई करने के बाद पिस्टन यहाँ से फाइनल पोजीशन पर आ गया और ये यहाँ से फाइनल पोजीशन पर कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पर पहुँचा है, आइसोथर्मल कंडीशन पर पहुँचा है, यानी आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ है इसका। पक्का? ओके। इसी के कंपैरिजन में हम लोगों ने यही काम किया, सेम वॉल्यूम अटेन किया, यही काम किया, लेकिन एक अलग मेथड से। क्या मेथड से, देखिए ध्यान से।
हम लोगों ने कंटेनर कंसिडर किया, यही कंटेनर था, लेकिन अब इस कंटेनर को हमने चारों तरफ से इंसुलेट कर दिया, यानी अब यहाँ से अंदर से बाहर कोई हीट नहीं जा सकती, बाहर से अंदर कोई हीट नहीं आ सकती। और ऊपर हम लोगों ने जो कैप लगाया है वो भी इंसुलेटर है, मतलब ऊपर से भी कोई हीट बाहर जा नहीं सकती। हम लोगों ने यहाँ पर गैस को फिलअप कर दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, गैस फिलअप की हुई है, और यहाँ पे एक ब्रेकेबल पार्टीशन है। ब्रेकेबल पार्टीशन मतलब एक ऐसा पार्टीशन है जो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ओके, अब बात को समझना। एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिस पार्टीशन ब्रेक्स, और जैसे ये पार्टीशन ब्रेक हुआ तो गैस एक्सपांड होगी। अरे आप फुटबॉल के अंदर गैस भरते हो और जब वो उसका रप्चर होता है या पंक्चर बोल दो आप, तो गैस एक्सप्लोड होती है ना, क्योंकि गैस हमेशा शेप ऑफ द कंटेनर लेना चाहती है, तो वह एक्सपांड हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी गैस क्या हुई, एक्सपांड हुई, पार्टीशन ब्रेक हुआ। और पार्टीशन ब्रेक हुआ और जब गैस एक्सपांड हुई तो अब यही गैस ने, ये सेम कंटेनर है, मान लीजिए सेम कंटेनर है, यही गैस ने अब जिसका वॉल्यूम पहले इनिशियल वॉल्यूम Vi था, अब उसने फाइनल वॉल्यूम Vf कवर अप कर लिया। समझ में आया इतना? अब देखो मैं बताना क्या चाहता हूं। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर भी हमने Vf को अटेन किया, इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी हमने Vf को अटेन किया, लेकिन क्या ये Vf अटेन करने का प्रोसेस और ये Vf अटेन करने का प्रोसेस सेम है? नहीं। यहां पर हीट सप्लाई हो रही है, सिस्टम थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन क्या यहां पर ऐसा हो रहा है? यहां पर तो हमने इंसुलेट कर दिया, बाहर कोई हीट नहीं जा सकती। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, यहां पे सिस्टम ने किसी भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया। हमने यहां पे हीट को सप्लाई किया, हमने यहां पे हीट को सप्लाई नहीं किया। लेकिन जो फाइनल स्टेट है, फाइनल वॉल्यूम, वो इसका भी Vf सेम है और हमने सेम कंटेनर कंसीडर किया है, तो इसीलिए इसका Vf भी सेम है। सो वी हैव अटेन्ड द फाइनल वॉल्यूम का स्टेट, बट in one case we have supplied the heat, in the second case we didn't supply any heat। उससे आपको एक बात समझ में आई कि आपने दोनों प्रोसेस के अंदर सेम स्टेट को आपने गेन किया, अटेन किया, बट इन वन केस हीट सप्लाइड, इन द सेकेंड केस हीट डज नॉट सप्लाइड। उसका मतलब यह है कि हीट सप्लाइड also depends on path। heat supplied to the system also depend, आप लिख लीजिए heat supplied to the system depends on path, या इसी तरह आप कह सकते हो कि heat supplied is a path function। heat supplied is a path function, it depends upon the path। ठीक है, आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है हीट सप्लाई। ठीक है, क्योंकि देखो मंजिलें दोनों की सेम है, आप अगर कॉमन वाले बात, मंजिलें दोनों की सेम है, इसका भी Vf इसका भी Vf, लेकिन यहाँ पे हीट सप्लाई हुआ है और यहाँ पे हीट सप्लाई नहीं हुआ है। तो हीट सप्लाई करके भी वो चीज़ अटेन हुई, हीट नहीं सप्लाई करके भी वो चीज़ अटेन हो रही है। मतलब हीट सप्लाइड जो है वो भी पाथ पे डिपेंड करता है। सेम स्टेट अचीव करने के लिए हमने हीट को सप्लाई किया और हीट को सप्लाई नहीं किया और हमें सेम स्टेट अचीव हुआ। दैट मीन्स हीट सप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। तो वर्क डन भी डिपेंड करता है पाथ पे और हीट सप्लाइड भी पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन भी पाथ फंक्शन है और हीट सप्लाइड भी पाथ फंक्शन है। समझ में आ गई बात अच्छे से? तो इसको आपको अच्छे से समझना है। अच्छा बच्चों, मैं जब सिस्टम वेरिएबल्स पढ़ा रहा था, मैंने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी वगैरह लिखा, तो उसमें एक चीज़ रह गई है। वो क्या है? वो जो हमने वेरिएबल पढ़े, उन वेरिएबल की दो टाइप है। एक टाइप होती है इंटेंसिव और एक टाइप होती है एक्सटेंसिव। मैं अभी वहाँ पे उसको लिखा देता हूँ, आप लोग प्लीज़ जहाँ पे आपने सिस्टम वेरिएबल लिखा था वहाँ पे आप उसको कॉपी कर लेना, ठीक है? लेकिन अभी पहले आप क्या करो, पहले आप ये सब कॉपी कर लो अपने ओन वर्ड्स में, अपने समझने के हिसाब से आप इसको कॉपी कर लो। बाकी आपको टेक्स्ट बुक रीड करना मस्ट है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इसके पहले वाले लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में मैंने जितना पढ़ाया उसको आप प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और ये सब फॉलो करते जाएंगे।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं एंड में भी कहूँगा कि प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक के अंदर से ये सारे के सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना। डाउट आ रहा है तो मार्क करके भेज देना। पहले आप इसको कॉपी कर लो। मैं आज के लेक्चर का लास्ट वर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है। प्लीज़ कॉपी फास्ट। चलो देखो, मान लो आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर कोई भी अमाउंट ऑफ गैस फील्ड है, ठीक है। उसका टोटल मास है, मान लेते हैं m, उसका प्रेशर यहाँ पे जो है वो है P, इसका टेम्परेचर जो है वो है T फॉर एग्जांपल, ओके। और इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो है U और इसका मास m, डेंसिटी इसकी रो है। डेंसिटी क्या है इसकी? रो। तो हमने प्रेशर लिया, टेम्परेचर लिया और वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं। वॉल्यूम इसका है V। मैंने क्या किया, आप इमेजिन करो कि हमने इस डॉटेड लाइन से इस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमने दो कंपार्टमेंट बना लिए, कंपार्टमेंट नंबर 1, कंपार्टमेंट नंबर 2। अब आप ध्यान से, सॉरी कंपार्टमेंट नंबर 2, आप मुझे ध्यान से देखकर बताओ, अगर मैं इस तरह का कंपार्टमेंट बनाऊंगा तो पहले इसका टोटल मास m था, अब ये जो आधा हो गया इसका मास हो जाएगा m/2 और ये आधे का मास m/2 है ना। इसका पहले प्रेशर P था, तो गाइस क्या प्रेशर भी आधा आधा होगा? अरे वो सेम वेसल के अंदर है, तो पहले प्रेशर था P, अभी भी प्रेशर रहेगा P, कोई फर्क नहीं। इसका टेम्परेचर पहले T था पूरे का, लेकिन हमने मान लो इसको एडियाबेटिक, बाहर से पूरा इसको बंद करके रखा हुआ है, कोई भी टेम्परेचर इसका एक्सचेंज नहीं हो सकता, यानी सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं जा सकता। इसका टेम्परेचर जो अंदर का वही है, तो यहाँ भी टेम्परेचर T होगा, यहाँ भी T होगा। टेम्परेचर में कुछ खास चेंज होने वाला नहीं है। टेम्परेचर तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। इसका इंटरनल एनर्जी टोटल का U था। अगर टोटल का U था गाइस, तो यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल्स है इस पार्ट में, हाफ मॉलिक्यूल्स इस पार्ट में है। तो पहले अगर टोटल U था तो हाफ का हो जाएगा U/2 और दूसरे हाफ का हो जाएगा U/2। अच्छा, व्हाट अबाउट डेंसिटी? अरे डेंसिटी इसकी जो है वही डेंसिटी इसकी रहेगी, क्योंकि वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसकी पहले डेंसिटी थी रो, अभी भी डेंसिटी रहेगी रो, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। बात करते हैं वॉल्यूम की। यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा आधा V/2, मान लेते हैं इसको V/2, और यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा V/2। अब देखिए, जो m/2 है मास चेंज हो गया, U/2 है मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, V/2 मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो गया। ये तीन वेरिएबल जो कि साइज पे डिपेंड करते हैं, इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं एक्सटेंसिव। क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव, या फिर डिपेंड्स ऑन पाथ, यही एक्सटेंसिव का मतलब होता है। सॉरी, डिपेंड्स ऑन पाथ नहीं, डिपेंड्स ऑन साइज। एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड्स ऑन साइज। कौन कौन? मास, इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम। अच्छा, क्या प्रेशर चेंज हुआ? नहीं। टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं। डेंसिटी चेंज हुई? नहीं। ये जो तीन वेरिएबल्स हैं इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव। कौन से वेरिएबल? इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है डिपेंड अपॉन, सॉरी, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज। ठीक है, तो ये साइज पे डिपेंड करता है जिसको एक्सटेंसिव कहते हैं, और ये जो साइज पे डिपेंड नहीं करता इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट बना के अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। कहाँ पे लिखेंगे? जहाँ पे हमने थर्मोडायनामिक वेरिएबल पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा था, वहाँ पे आप उसको क्लासीफाई करके लिख देंगे। देयर आर टू टाइप्स, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव वो जो साइज पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव वो जो साइज पे डिपेंड नहीं करते। और ये डायग्राम वहाँ पे बना लेंगे और इस तरह से आप लिख लेंगे ताकि आपको ये याद रहे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक एक चीज़ को आप समझो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके रियल लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स। अभी आपको देख के लग रहा है कि इसका क्या यूज़ है सबका,
कहीं भी यूज़ नहीं दिख रहा, लेकिन इसका यूज़ है। इन्हीं चीज़ों को हम आगे वो सिस्टम्स पे अप्लाई करने जा रहे हैं जो आपके रियल लाइफ में यूज़ होने वाले हैं, और वो है आपका हीट इंजन, वो है आपका रेफ्रिजरेटर, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू हीट इंजन रेफ्रिजरेटर बहुत सारी बेसिक चीज़ें और हम पढ़ेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आज के लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, समझिए, टेक्स्ट बुक में जाके रीड करिए। कहीं पे डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप पूछिए, कोई नहीं पूछता आप में से, मार्क करके आप मुझे पूछो, ठीक है। आपको इसका पेपर देना है, एटलीस्ट अगर आप रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करना चाहते तो प्लीज़ पेपर के लिए तो पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ओके। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वीडियो लेक्चर में, इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।